जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए, घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख है हम ये भी भूल गए। घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख है हम ये भी भूल गए। उठो जागो ना रुको तब तक, उठो जागो ना रुको तब तक, न हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक, न हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार एवं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार आपके SSC GD 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर पूरा बेस्ड है, वो सेट लेकर लगातार आपके लिए आता रहा हूँ। और उसी सिलसिले में आज मैं फिर से 34 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूँ। यह प्रैक्टिस सेट 29 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। साथियों, अगर आपने इसके पहले के पूरे 33 सेट्स नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सभी सेट्स दिए हुए हैं, आप उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के लिए काफ़ी सहज सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए बिना देरी किए अब हम चलते हैं आज के इस सेशन के शुरुआत के लिए। इस सेट का जो सबसे पहला सवाल है वह है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जी हाँ, क्या दिया गया है? संकट को इन्होंने ब्रैकेट के अंदर दे दिया। ठीक है, संकट को इन्होंने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर दे दिया। संकट आते ही कमज़ोर सबसे पहले भागता है। जी हाँ, विपत्ति आते ही कमज़ोर सबसे पहले भागता है। तो संकट के बारे में इन्होंने पर्यायवाची पूछ लिया है। तो सबसे पहले संकट के बारे में जान तो लें। संकट का मतलब क्या क्या होता है? संकट का अर्थ क्या होता है? संकट का मतलब होता है विपत्ति। जी हाँ, हमारा तो सबसे पहला ऑप्शन बी नंबर में जो दिया है विपत्ति, वही इसका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि पर्यायवाची पूछ रहा है। इसका संकट को आप पीड़ा भी बोल सकते हैं, संकट को आप परेशानी भी बोल सकते हैं, और संकट को आप समस्या भी बोल सकते हैं। ये सारे अर्थ संकट के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में केवल एक विपत्ति दी गई है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? विपत्ति ही सबसे सही आंसर होगा। अब चलिए, यह तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, लेकिन हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। शर्म का मतलब क्या होता है? शर्म का मतलब होता है लज्जा। लज्जा शर्म का मतलब होता है हया। शर्म का मतलब लाज भी होता है। ठीक है, और तन का मतलब क्या होता है? तन का मतलब तो आप जानते ही हैं, तन का मतलब होता है शरीर। तन का मतलब शरीर, वदन। अब देखिए, विपत्ति तो आप देख ही लिए, संकट को बोलते हैं। और विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है प्रणाली। विधि को आप व्यवस्था का ढंग भी बोल सकते हैं, व्यवस्था का ढंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एक शब्दों के लिए कई अर्थ होते हैं। तो मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे संकट के लिए सबसे जो सटीक पर्यायवाची होगा हमारा क्या होगा? विपत्ति हो जाएगा। वैसे तो पीड़ा, परेशानी, समस्या सभी इसके अर्थ होते हैं, लेकिन हमको जो ऑप्शन में दिए गए हमको उसी में से चुनना है, हमको अलग से जाकर के तो चुनना नहीं है। तो चलिए, ऑप्शन बी हमारा सबसे सही आंसर होगा। अब अगले इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, वे मसूह में चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये बताओ कि ये मसूह शब्द आपने कभी सुना है? मैंने तो जीना सुना है। मसूह एक्चुअली क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं। मैं बताऊं कि मसूह को इन्होंने क्या किया पता है? मसूह, इसको क्या होना चाहिए पता है? इन्होंने लिख दिया समूह को मसूह। ये समूह होना चाहिए कि वे समूह में चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
सार्थक शब्द क्या होगा यहाँ पे? समूह होगा कि वे समूह में चलते हो। सुहम में चलते हैं जीना, सुहम भी निरर्थक है। हमूस में चलते हैं, यह भी निरर्थक है। और मायूज भी निरर्थक है, इसका भी कहीं कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समूह। वे क्या करते हैं? समूह में चलते हैं। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को क्या करे? सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करें। ठीक है, मतलब सबसे उचित अर्थ। ठीक है, तो क्या है? तू मैं करना। जी हाँ, तू मैं करना। सुनते हैं, मन भारी हो जाना, जीना। मन भारी हो जाना तू मैं का अर्थ नहीं है। मन भारी होना मतलब क्या? मन भारी हो जाना। अपनी बातों पर रखना, यह भी इसका अर्थ नहीं है। दूसरे व्यक्ति की सुनना, न सुनना, यह भी नहीं है। तू मैं का मतलब होता है जी बहस हो जाना, किसी से बाती हो जाना, है ना, किसी से झगड़ा हो जाना, किसी बात पे विवाद हो जाना, उसको बोलते हैं तू मैं हो गया। जैसे रामू और कालू के बीच आज क्रिकेट मैच में तू मैं हो गया। तू मैं हो गया, किसी बात को लेकर के होता है ना कभी कभी, उसमें नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा बोल करके बहस हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रयोग करते हैं कि बहस हो जाना। तू मैं होने का मतलब है कि बहस हो जाना। अब चलिए अगले प्रश्न पे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तुम 20 तारीख के दिन, यानी कि देखिए इसको 20 तारीख के दिन क्या किया इन्होंने? ब्रैकेट कर दिया, यानी कि अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया इसको, है ना। और इसी के बारे में बोला है कि आप सही शब्द का चयन करिए। तुम 20 तारीख में कहाँ रहोगे? यहाँ जी में तो नहीं हो पाएगा, यह गलत हो गया। तुम 20 तारीख को, यह भी नहीं है। 20 तारीख को, ये भी ठीक नहीं है ना। तुम 20 तारीख ने कहाँ रहोगे? यहाँ पे ने उचित शब्द नहीं है और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, यह तो होगा नहीं, है ना। 20 तारीख ने नहीं होगा। जी हाँ, ये हमारा सबसे सटीक आंसर है। 20 तारीख के दिन, इस के दिन की जगह पे क्या होगा? को हो जाएगा कि तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, यही यहाँ पे सबसे उचित शब्द हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची, जी हाँ, पर्यायवाची शब्द का फिर से चयन करने के लिए बोल रहा है ना। पर्यायवाची तो भर भर के पूछता है। ठीक है, देखिए तो हमें इसके लिए क्या, शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, समानार्थी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम ये बना पाएंगे। तो बारिश होते ही खाली स्थान, फूल खिल उठे, किसका? हमको ब्रैकेट में जो फूल दिया है ना, उसी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो फूल का मतलब क्या होता है पता है? फूल का मतलब होता है पुष्प। इसको पुष्प भी बोलते हैं, इसको आप कुसुम भी बोलते हैं, आप इसको सुमन भी बोलते हैं। फूल को सुमन भी बोला जाता है, कुसुम भी बोला जाता है और पुष्प भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए कि पुष्प है हमारा ऑप्शन ए में। वर्षा तो होगा नहीं, ध्वज भी नहीं होगा और बगीचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा? फूल के पर्यायवाची के रूप में पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, ध्वज का मतलब क्या होता है? ध्वजा, झंडा। बगीचा का मतलब क्या होता है? बगीचा मतलब क्या होता है? गार्डन बोल लीजिए, फुलवारी बोल लीजिए, फुलवारी, है ना। इसको आप बारी भी बोल सकते हैं, इसको आप वाटिका भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे इसके लिए शब्द होते हैं। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गलत बर्तनी दे करके दे दिए। किस में? वाक्य में। देखिए उनके शासन में दंगे हुए थे। अब यहाँ देखिए शासन के नीचे ना क्या किया? अंडरलाइन कर दिया, मतलब ब्रैकेट्स दे दिए हैं। अब यही शासन गलत तरीके से लिख दिया है। शासन कैसे लिखते हैं जी? शासन लिखते हैं इस तरीके से। ये शासन हमारा सबसे सटीक लिखी हुई बर्तनी है। अब देखो ये क्या है? ऑप्शन डी में है ये मौजूद। बचे जो 3 हैं हमारे ऑप्शन, वो गलत हो जाएंगे चूंकि शासन को इन्होंने सही से नहीं लिखा उच्चारण के हिसाब से। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो सही बर्तनी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है? कोई त्रुटि है। तो यह एक गहरी समस्या है जिसका उपाय निकालना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। भाई देखो, यह एक गहरी समस्या है,
समस्या कभी गहरी और ऊंची होती है, तुमने सुना है? समस्या गंभीर हो सकती है, लेकिन गहरी, खाई, ऊंची, मोटी, छोटी ऐसा होती है क्या? समस्या गंभीर हो सकती है, जटिल हो सकती है, लेकिन गहरी समस्या नहीं हो सकती। इन्होंने क्या किया पता है? ये गहरी लगा करके इन्होंने गलत कर दिया, त्रुटि कर दिया इन्होंने। यहाँ पे गहरी की जगह क्या होना चाहिए? गहरी की जगह यहाँ पे गंभीर होना चाहिए कि समस्या क्या है? गंभीर है, हमको इसके उपाय निकालना चाहिए। गहरी दे करके इन्होंने गलती कर दिया। तो देखो, यह एक गहरी, जी हाँ, यहाँ जो दिया है ना, यही हमारा सही आंसर होगा। क्यों? चूंकि त्रुटि वाला खोज रहा था, त्रुटि वाला निकालने के लिए पूछ रहा था, तो गहरी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। और सब जितने भी दिए हुए हैं ना, वो गलत हो जाएंगे। क्यों? चूंकि ये सभी सही लिखे हुए हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को क्या करे? सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करे, व्यक्त करे। ठीक है, तो डबाडोल हो जाना। डबाडोल हो जाना मतलब क्या? कमज़ोर हो जाना, जीना। कमज़ोर हो जाना ना होगा, बुरी तरह हारना ये भी ना होगा, और बात खुलना यह भी नहीं होगा। डबाडोल का मतलब, डबाडोल का मतलब क्या होता है? अस्थिर हो जाना, जी हाँ, विचलित हो जाना, अस्थिर हो जाना। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो लिख सकते हैं, मतलब जब मंदी आई थी हमारे देश में तो क्या हो गई थी? हमारे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी, जी हाँ, डवाडोल हो गई थी। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न में चलिए कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। जी हाँ, फिर से अशुद्धि वाला ही पूछ रहा है, और जिसमें कोई गलती नहीं है आप उसका चयन करिए कि कोई त्रुटि नहीं है, वो ऑप्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए वनों को काटा जाना बहुत ही साधारण बात है। देखो जी, उदरपूर्ति का मतलब क्या होता है? उदरपूर्ति का मतलब होता है जीविका। जीविका यानी कि भरण पोषण। उदर का मतलब होता है पेट, इसका क्या होगा? भरण पोषण होगा। भोजन तो चाहिए ना जीने के लिए, है ना? तो बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए वनों को काटा जाना बहुत ही साधारण बात है। खेती करने के लिए तो वन साफ करेंगे तभी तो उसमें खेती हो पाएगी, तभी तो पूरे जनसंख्या को पेट भरा जाएगा, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ, हमको अशुद्धि वाला पार्ट पूछ रहा है ना, तो क्या कि उपलब्ध कराने का लिए, जी नहीं, उपलब्ध कराने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए है कि नहीं? किस में है? कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए की जगह पे यहाँ पे के लिए होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, त्रुटि वाला। अब जो बचे 3 हैं यह हमारे आंसर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये सही लिखे गए हैं। अब आइए इस प्रश्न में देखिए, इसमें क्या बोलता है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आप चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए क्या हो? सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। पुल्लिंग वाला विकल्प पूछ रहा है। मुझे की सब्जी खाना बहुत पसंद है। किसकी? पुल्लिंग वाला सब्जी बताना है। पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, भिंडी की सब्जी। मैं बता दूं ये तीनों क्या है जी? स्त्रीलिंग है, यह तो हो नहीं पाएगा। क्या होगा? चने की सब्जी। चने की सब्जी क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो मुझे चने की सब्जी खाना क्या है? बहुत पसंद है। ये इसका यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन होगा। अब आइए इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाला विकल्प का चयन करें। क्या? बालक और बालिका एक साथ साथ खेल रही है। जी हाँ, इन्होंने क्या किया? इस पोर्शन को रेखा द्वारा अंकित कर दिया। ठीक है, साथ खेल रही है। भैया देखो यहाँ पे रही लगा दिया गया है ना, बालक और बालिका। रही जो है ना यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे केवल बालिका होता तब तो खेल रही है सही होता, लेकिन यहाँ पे बालक भी है, तो बालक और बालिका जब एक साथ खेलते हैं तो यहाँ पे खेल रही है लगाना क्या गलत हो जाएगा? क्या होगा? खेल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? खेल रहे हैं। तो हमको सही शब्द वाला वाक्यों का चयन करना है ना। तो आइए देखिए, बालक और बालिका एक साथ खेल रहा है, यह भी नहीं होगा, रहा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हो, यहाँ पे हो लगा दिया, यह भी गलत कर दिया। तो बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, ये हमारा सबसे
सटीक आंसर होगा। देखो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यह तो होगा नहीं, क्यों? चूंकि परिवर्तन की आवश्यकता तो थी ही यहाँ पे। अब आइए अगले प्रश्न पे देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में, जी हाँ, ब्रैकेट के अंदर में दिए गए शब्द के क्या है, विलोम शब्द का विकल्प है। हाँ, फिर से विलोम उल्टा विपरीत वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर में कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कनीय बोल सकते हैं, मतलब छोटा बोल सकते हैं। इसको आप अबर बोल सकते हैं, इसको आप निम्नस्थ बोल सकते हैं। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब ही होता है छोटा, है ना। तो इसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा जी? हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ज्येष्ठ हो जाएगा। कनीय नहीं होगा, निम्नस्थ नहीं होगा, अवर नहीं होगा। क्यों? चूंकि ये कनिष्ठ के क्या है, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इसके लिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। क्या पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द का फिर से विलोम शब्द पूछ लिया जी, विलोम शब्द फिर से पूछ लिया। तो आइए इसका उल्टा बताना है। उल्टा वाला शब्द क्या? शाकाहारी के लिए, शाकाहारी मतलब क्या होता है? जो मांस मछली नहीं खाता है, केवल पेड़ पौधे वाली हरी भरी सब्जी फल फ्रूट्स खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। उसमें मांसाहारी भोजन शामिल नहीं होता है ना। तो इसका विलोम क्या होगा? सामान्य होगा क्या? जीना। शिक्षक होगा क्या? यह भी नहीं होगा। क्रांति होगा क्या? यह भी नहीं होगा। क्या होगा? मांसाहारी होना। जो व्यक्ति मांस नहीं खाएगा वो शाकाहारी होगा, और जो शाकाहारी नहीं होगा वो क्या होगा? मांसाहारी होगा। मांस ही खाएगा ना वो, तो मांसाहारी हो जाएगा इसका आंसर। सामान्य का विपरीत क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। असामान्य है कि नहीं। शिक्षक का क्या हो जाएगा? कोई शिक्षक है तो उसका उल्टा शिष्य हो जाएगा, है ना। और क्रांति का मतलब इसमें अ लगा दो, अक्रांति। तो इस तरीके से हम इसका विलोम निकाल लेंगे। अब अगले प्रश्न पे चलिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही सही विकल्प है। जी हाँ, तत्सम रूप निकालना है हमको। किसका? कोष्टक में देखिए अमी दिया हुआ है, इसी का हमको निकालना है। पंचामृत में गंगा जल को अमी माना गया है। क्या माना गया? अद्भुत माना गया जी ना। आसान माना गया है। अमी का तत्सम वो भी नहीं होता है, मुख्य भी नहीं होगा। क्या होगा? अमृत हो जाएगा जी। अमी मतलब होता है अमृत, ठीक है। अमी क्या है? तद्भव रूप दिया हुआ है, और अमृत क्या है? तत्सम रूप है। कभी कभी उल्टा ही पूछ लिया जाता है, अगर अमृत दे देगा और उसका बोलेगा तद्भव निकालो जी, तो क्या अमी उसका आंसर हो जाएगा? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अनोखा, अनोखा। और अमृत का मतलब क्या होता है? फूलों का रस, फूलों का मधुर रस, है ना। अमृत, अमृत का मतलब अमृत। मुख्य का मतलब क्या होता है? मुख्य का मतलब होता है प्रधान। मुख्य का मतलब मौलिक भी होता है। मुख्य का मतलब मूल भी हो सकता है। मुख्य का मतलब प्रमुख भी हो सकता है। बहुत सारा चीज़ हो सकता है। और आसान मतलब क्या होता है? सरल। आसान का मतलब सरल। अब इस प्रश्न को देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, खुदा सब जगह है। देखिए सब जगह को इन्होंने क्या किया? रेखा द्वारा अंकित कर दिया। खुदा क्या है? सब जगह है। तो सब जगह को क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, सभी जगह विद्यमान होना, सभी जगह पाया जाना। जो ईश्वर हैं, जो खुदा हैं, सभी जगह सर्वव्यापी हैं, हर जगह है मौजूद, वही पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर्वव्यापी। यह तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब देखो निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका आकार न हो। निराकार, जिसका आकार न हो। जैसे वायु को आपने कभी देखा है? हवा का आकार कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा, तो निराकार हो गया। अब देखो अलौकिक का मतलब क्या होता है? अलौकिक का मतलब होता है लौकिक, मतलब अलौकिक का मतलब होता है जो लोक में नहीं मिलता हो। लोक में नहीं मिलता हो, नहीं मिलता हो। लोक का मतलब क्या होता है? संसार। जो संसार में न मिले उसको बोलते हैं अलौकिक। और लौकिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक। सांसारिक, जो मौजूद है उसको बोलते हैं लौकिक, और जो मौजूद नहीं है उसको बोलते हैं अलौकिक। वह मिलता ही नहीं है संसार में, इस लोक में उपलब्ध ही नहीं है। अब हम इस सेट के अगले भाग में आते हैं जहाँ पे 16 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक में क्या किया गया है? गद्यांश दिया गया है। और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही हमको इस 5 सवाल को करने हैं।
तो आइए सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं खाली स्थान को महसूस करने की शक्ति होती है। इसी कारण मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ खाली स्थान होता है, उसे भावनात्मक रूप से अपना समझता है, बिना किसी रक्त संबंध के अपने दुख सुख उससे बांटता है और सदैव उसकी मदद करता है। ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता खाली स्थान कहा जाता है। मित्रता का महत्व बहुत बड़ा है। जब भी व्यक्ति किसी अन्य के साथ स्वयं को परिपूर्ण समझे, उसके साथ उसकी तकलीफ़ों को अपना समझे, अपने गम उससे कह सके, भले ही दोनों में न रक्त संबंध हो, न जातीय संबंध हो और न ही इंसानी सजीवता का संबंध, लेकिन फिर भी वह भावनात्मक दृष्टि से उससे जुड़ा हुआ हो। यही मित्रता का अर्थ है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खाली स्थान नहीं रह सकता। उसे अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की खाली स्थान होती है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई निर्जीव वस्तु या फिर भगवान। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही जीवंत गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। एक अच्छा सा संदेश भी पास करने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है और साथ में परीक्षा भी ली गई है। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं खाली स्थान को महसूस करने की शक्ति होती है। जी हाँ, विचारों को व्यक्त करने एवं खाली स्थान किसको? जानकारी को महसूस करने की शक्ति। जानकारी को महसूस नहीं किया, जानकारी को समझा जाता है। जानकारी गलत ऑप्शन है। आविष्कार को महसूस करने की शक्ति होती है। जीना। अनुशासित को महसूस करने की शक्ति होती है। यह भी नहीं होगा। क्या होगा? भावनाओं। जी हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? भावनाओं। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं भावनाओं को महसूस करने की शक्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ खाली स्थान होता है। क्या होता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ क्या होता है? उपलब्ध होता है। ना जीना। उपलब्ध कैसे होगा? प्राणी की तरफ जाता है, ऐसे कैसे चला जाएगा? प्राणी की तरफ प्रकाशित होता है। मनुष्य कहीं प्रकाशित हुआ है? जीना। क्या होगा? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तथा अथवा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है। जी हाँ, आकर्षित। आकर्षित मतलब खिंचाव होता है, उसका खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए, ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का खाली स्थान कहा जाता है। ऐसे ही संबंध को दोस्ती कहिए अथवा या मित्रता का क्या बोलिएगा? भरमार कहा जाता है। जीना। कमाई कहा जाता है, यह भी सही नहीं है। और मजाक कहा जाता है, यह ऑप्शन भी सही नहीं है। तो क्या होगा? ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का संबंध कहा जाता है। जी। अब अगले प्रश्न में चलिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खाली स्थान नहीं रह सकता। कहाँ नहीं रह सकता? कैसे नहीं रह सकता? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संबंधित नहीं रह सकता। जीना। संबंधित नहीं रह सकता, या तो यहाँ पे सही सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। सरकारी नहीं रह सकता, यह भी गलत अर्थ वाला। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक नहीं रह सकता, यह भी यहाँ पे सुस्पष्ट अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? अकेला नहीं रह सकता। जी हाँ, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य मनुष्य को खींचता ही है, वह मनुष्य के साथ ही रहेगा क्योंकि उसको भावनाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है, तो वह अकेला नहीं रह सकता। कितनी मार्मिक, कितनी सजीवता वाली बात की गई है, कितनी ओरिजिनलिटी है इसमें, कितनी मौलिकता है। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मैसेज देने का प्रयास किया है लेखक ने। अब देखिए अगले प्रश्न में कि अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की खाली स्थान होती है। क्या होती है भैया? साथी की प्रमुख होती है। ना जी ना। साथी की
माध्यम होती है, अपनी बात कहने के लिए कोई साथी की माध्यम होती, जी नहीं, यह भी सही नहीं है। और साथी किसी न किसी साथी की उपयोग होती है, यह भी यहाँ पे सुस्पष्ट अर्थ प्रदान नहीं कर रहा। क्या होगा जी? अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है। जी हाँ, क्या होगा? ज़रूरत होती है। तो आपने देखा कितनी अच्छी गद्यांश दी हुई थी और हम लोगों ने पढ़ करके इसके पूरे 5 के 5 सवाल सही सही भर दिए। काफ़ी आसान होता है, आप इसको पूरे सही सही करके आ सकते हैं और पूरे 10 नंबर फोकट में ला सकते हैं। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आपसे गुजारिश है कि आप उसे कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि घंटी बजाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे तुरंत आपको पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।